हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पे। एंड हम कंटिन्यू करेंगे आज अपनी पीरियोडिक टेबल की जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू करी थी, है ना, उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, जैसे एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, इन सब के साथ हम इनका एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं, इनकी एप्लीकेशन कैसी कैसी हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, है ना। तो बहुत जरूरी लेक्चर है। क्यों लेक्चर जरूरी है? क्योंकि अब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग जैसे टॉपिक में या अदर टॉपिक्स में, अदर टॉपिक्स इन द सेंस जब हम बोलते हैं ना ब्लॉक केमिस्ट्री, और ब्लॉक केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, याद करनी पड़ती है, वहां कैसे मदद करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके बारे में। ठीक है, और उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Application of periodic properties. Application of periodic properties. ठीक है, this is a topic that we'll start today, right? अब periodic properties की जब हम application की बात करते हैं तो first point जो हम बात करेंगे वो करेंगे nature of bond के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज नेचर ऑफ बॉन्ड? ठीक है, कि बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। अभी तक हमने बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हम एक बेसिक फंडा ये जानते हैं कि जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो इस बॉन्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स इन जनरल दो पार्ट्स में बोल सकते हैं। एक होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इन दो पार्ट्स में कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स में ही हम इनको डिवाइड करते हैं, राइट। अब हम कैसे बताएंगे कि किसकी कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है? तो इसका सिंपल सा फंडा बेटा ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कंसीडर करो कि आपके पास है ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, आपके ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। अब इसकी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी EN1 और इसकी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN2, है ना। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर ग्रेटर देन 1.7 हुआ, अगर ग्रेटर देन क्या हुआ 1.7, तो ये बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ टू एटम्स, ये दो एटम्स हैं ए एंड बी, इनका डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इफ the electronegativity difference between two atoms is more than 1.7, then the bond formed between them is ionic in nature, is ionic in nature. And if the electronegativity difference is less than 1.7, is less than 1.7, then the bond that is formed between them is covalent in nature, is covalent in nature. बहुत जनरल स्टेटमेंट, बहुत सिंपल स्टेटमेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक नेचर बॉन्ड है और उस बॉन्ड को आपने आयनिक और कोवेलेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब सिंपल टर्म्स में जब मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि किसी भी चीज में, किसी भी बॉन्ड में अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हुआ तो मैं उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कह दूंगा। लेकिन अगर वो लेस देन 1.7 हुआ तो उस बॉन्ड को कहेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड। जनरल स्टेटमेंट कि अगर आपके पास डेल्टा EN ग्रेटर देन 1.7 तो आयनिक बॉन्ड, डेल्टा EN लेस देन 1.7 तो कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? सिंपल स्टेटमेंट, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हमने नहीं कहा। ये तो हो गया बेटा बॉन्ड्स के बारे में बात, है ना। ये किसके बारे में बात होगी? हमारी बॉन्ड्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और एप्लीकेशंस को देखते हैं। अब हम बात करेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है ना, किस बारे में बात करेंगे? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, इन जनरल सेंस, ठीक है। देखो, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज करते हैं, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज नहीं करते, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास है सोडियम, जैसे आपके पास क्या है सोडियम, इट लूजेस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से, क्योंकि मेटल है, आसानी से आईपी इसकी कम होती है, साइज बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है। वहीं अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं या क्लोरीन की बात करूं, इसके एलिमेंट लेते हैं, क्लोरीन की बात करूं तो ये आसान, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। Because of its smaller size, chlorine is unable to lose an electron, but because of its larger size, sodium easily loses an electron, right? And we define sodium as metal. Sodium को हम कैसे define करते हैं? That sodium is a metal and chlorine as a non-metal. Chlorine as a non-metal. ठीक है, तो इन दो चीजों को सोचते हुए हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बोलेंगे, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम ये चीज बोलेंगे। देखो, अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इफ इट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इजीली, व्हिच मींस इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी बेटा? लेस। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे को उस सिस्टम से निकालना है, अगर मेरे को एक सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसमें जो एनर्जी लगेगी, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनेशन एनर्जी। अगर वो लेस है, ठीक है, अगर वो लेस है तो वो क्या कहलाता है? सोडियम या मेटल। अगर वो मोर है तो वो क्या कहलाता है? नॉन मेटल। अगर वो लेस है तो क्या कहलाता है? मेटल। अगर वो मोर है तो क्या कहलाता है? नॉन मेटल। बात समझ आती है कि नहीं आती है? ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को आयनाइजेशन पोटेंशियल टर्म्स में भी कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स में कहते हैं, दोनों टर्म्स में कहने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि अगर इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस फॉर अ मेटल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस फॉर अ मेटल, मेटल के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। मेटल के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? कम। वहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर फॉर अ नॉन मेटल, मोर की जगह लार्ज लिख लेते हैं, है ना, मोर की जगह क्या दे लेते हैं? लार्ज, ठीक है। तो मैं जनरल स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं जनरल स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा हूं कि यार जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ वो क्या कहलाएगा? मेटल। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हुआ वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। और इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट हमने कहां सीखा था? आयनाइजेशन पोटेंशियल में। और अगर हमने वहां आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था तो उसको अप्लाई करते हैं ना यहां, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर लेस है तो वो क्या कहलाएगा? यूजुअली वो कहलाएगा मेटल। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल लार्ज है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल का साइज यूजुअली छोटा होता है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। वहीं मेटल का साइज बड़ा होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ये बात समझ आती कि नहीं आती? बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो इसी चीज को अब हमने बात करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म्स में, है ना, हमने इसकी बात करी आयनाइजेशन पोटेंशियल टर्म्स में। अब इसी को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करता हूं, ठीक है। अब ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आप इसको जेड इफेक्टिव से आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल से फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी? देखो सिंपल चीज, व्हाट इज जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव इज कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उस पे अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है, चाहे वो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव, राइट। नाउ अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अगर मेरा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो बाइंड करके रखेगा, और अगर वो बाइंड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जा सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जा सकता
तो आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसको इस एग्जांपल समझो कि अगर आपको आपकी मम्मी ने या पापा ने घर पे पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, और आपको बाहर खेलने जाना है। आपको बाहर क्या करना है, खेलने जाना है। या आप इसको इस तरह समझिए कि आपके घर वाले बाहर गए और आपको घर के अंदर लॉक करके गए, ठीक है। अब अगर आपको घर के अंदर लॉक करके रख गए हैं और आपको बाहर खेलने जाना है, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, या है ना। तो आप किसी दूसरे रास्ते से जाओगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत। अगर दरवाजा खुला होता तो आप उसी रास्ते के थ्रू जाते। तो आपको किसी चीज ने होल्ड करके रखा है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, और आपको कहीं और जाना है, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। And if it is holding that electron strongly, the energy required to remove an electron from the system will be more. ठीक है, तो आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। अब अगर Z इफेक्टिव ज्यादा, तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो खींच सकता है। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। Which means जब IP बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ये सिंपल टर्म्स में समझ आया। कोरिलेट कर सकते हो कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो IP बढ़ रही है, IP बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं ये बोल देता हूं कि अब फिर मैंने ये बोला था कि जिसकी IP ज्यादा वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या है, नॉन मेटल है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या है, नॉन मेटल है। तो इसके लिए मैं बोल देता हूं कि क्योंकि अगर IP ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। IP ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। अगर IP कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। IP कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। तो इससे हम इसको रिलेट करते हैं और हम इसको बोलते हैं कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख के हम एक और तरीके से लिखेंगे इसको। वो तरीका क्या होगा, वो तरीका ये होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, if electronegativity is large, if electronegativity is large, then it is a non-metal. Then it is a non. If electronegativity is large, then it is a non-metal. Simple explanation. ठीक है? And we write it down. If electronegativity is less, then it is a metal. Then it is a metal. सिंपल चीज। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम Z इफेक्टिव से आयनेशन पोटेंशियल को रिलेट करते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करते हैं। तो क्यों ना आपस में दोनों को रिलेट करें, ठीक है। हमने आयनेशन पोटेंशियल को भी रिलेट किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेट किया, पाया कि जहां आयनेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने बोला कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नॉन मेटेलिक होगा, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो मेटेलिक होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बात समझ आती है सबको? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से उसने बोला कि यार हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी, चलिए हम यहां पर बात करते हैं, हम यहां पर बात करते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है? तो बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बेसिकली क्या है, कोई भी बॉन्ड इस दुनिया में परफेक्टली कोवलेंट या परफेक्टली आयनिक नहीं होता, ठीक है। कोई भी बॉन्ड इस दुनिया में परफेक्टली कोवलेंट या परफेक्टली आयनिक नहीं है। देयर इज नो वन परफेक्शनिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट या परफेक्टली आयनिक नहीं है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि किसी बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, कितने ज्यादा अमाउंट में क्या है वो आयनिक है, ठीक है। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है या उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि 16 del En प्लस 3.5 del En का होल स्क्वायर, ठीक है। What does del En represent? Del En represents the difference in electronegativities between the two atoms for which we are calculating percentage ionic character,
ठीक है, तो उसके लिए जब हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी एंड स्मिथ। इनका नाम था हेनरी एंड स्मिथ, ठीक है ना, इनका नाम था हेनरी एंड स्मिथ। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 इनटू डेल्टा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इनटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और इसके बेसिस पे आप ये निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। अभी कर ले, अगर आप ड्यूरिंग द रिएक्शन क्वेश्चन कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करते तो बाद में जरूर करिएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएगा कि कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर HCl and HF, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर HCl and HF। ये आपको कैलकुलेट करना है खुद से, सिंपल फॉर्मूला। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डेल्टा ये यहां पर लगाओ, इन दोनों के बीच का डेल्टा ये यहां पर लगाओ, आंसर निकालो, सिंपल एज इट है, ठीक है ना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये बात होगी हमारी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं और बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, थर्ड। ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो हमें बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूं, और सिंपल सी चीज बोली जाती है, कभी कभी आपने सुना होगा दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। तो किस बेसिस पे बोलते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड, उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जब बात करता हूं कि मेरे पास एक ऑक्साइड है XO और एक ऑक्साइड है बायो, ठीक है, दो ऑक्साइड है मेरे पास XO और बायो। जब इस XO को मैं पानी में डालता हूं, जब इस XO को मैं पानी में डालूं और ये बेसिक बेस दे मेरे को, क्या दे, बेस, ठीक है, तो इस ऑक्साइड को बोलते हैं हम बेसिक ऑक्साइड। इस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैंने किसी ऑक्साइड को पानी में डाला और उसने मेरे को बेस दिया तो उस ऑक्साइड को मैंने बोला बेसिक ऑक्साइड। उस ऑक्साइड को क्या बोला मैंने, बेसिक ऑक्साइड। और वहीं पर किसी ऑक्साइड को मैंने पानी में डाला और उसने मेरे को एसिड दिया, क्या दिया, एसिड, तो उसको बोल दिया मैंने एसिडिक ऑक्साइड, उसको बोल दिया मैंने एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी ऑक्साइड को लो, अगर पानी में डालो और वो बेस बन दे तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक ऑक्साइड, और अगर वो पानी में डालो और एसिड दे तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। वो क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। अब इसको हम रिलेट करते हैं किसी और सिस्टम से, मतलब ये तो हमने एक रफ एग्जांपल लिया, ठीक है ना। अब इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से देखो, मेरे पास एक ऑक्साइड है Na2, मेरे पास एक ऑक्साइड है Na2, ठीक है, और इस Na2O को जब मैं पानी में डालता हूं तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है। इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनाता है 2NaOH। क्या बनाता है, 2NaOH, ठीक है, क्या बनाता है, 2NaOH। तो दिस इज अ बेस, ये क्या है, बेस है कि नहीं है, विच मीन्स दिस विल बी टर्म्ड एज बेसिक ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका बेस है और इस ये OH देता है तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक ऑक्साइड, ये कहलाएगा बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं कहूं यहीं पर अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई और एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड, एक ऑक्साइड है, जैसे इधर देखो मेरे पास एक ऑक्साइड है CO2, ठीक है, मेरे पास ऑक्साइड है CO2, और CO2 को मैं पानी में डालूं, ठीक है, CO2 को क्या डालूं, पानी में डालूं तो ये बना देता है H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है। तो CO2 को जब मैंने पानी में डाला तो क्या बन गया, H2CO3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दिस आपने बहुत बार पढ़ा है, दिस इज एसिड, ये क्या है, एसिड है, एंड दिस इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड।
तो सिंपल सा फंडा क्या है? फंडा इस तरह से है कि किसी भी ऑक्साइड को अगर पानी में डाला जाए तो वो अगर वो बेस दे तो क्या कहलाएगा? बेसिक ऑक्साइड। और अगर उसी किसी और ऑक्साइड को पानी में डाला जाए और वो एसिड दे तो क्या कहलाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना, सिंपल है। बट इसमें आपको एक चीज देखने को मिली होगी और उस चीज को समझने की कोशिश करना कि जब मैंने बेसिक ऑक्साइड लिया तो एक मेटालिक ऑक्साइड लिया, और जब मैंने एसिडिक ऑक्साइड लिया तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया है ना। तो यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं कि इससे हमें एक चीज रिड्यूस होती है। ठीक है, इससे हमें क्या चीज रिड्यूस होती है वो चीज समझिए। ठीक है, देखो, ठीक है, इससे हमें क्या चीज रिड्यूस होती है उस चीज को समझना। तो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं आर जनरली बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? बेसिक। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं आर जनरली एसिडिक। ठीक है, तो मैंने दो टर्म्स कहा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। तो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे अगर उनको कभी भी आपने पानी में डाला तो आपको बेस देंगे। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे अगर आपने उनको पानी में डाला तो वो क्या देंगे? एसिड देंगे। एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस पे एक जनरल कभी कभी हम एक वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला दे देते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी, बट आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला क्या है। इफ XA माइनस XO, XA माइनस XO क्या है? XA माइनस क्या है कि A और O के बीच में बॉन्ड है एंड दैट इज एन ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये A और O के बीच में बॉन्ड की बात कर रहा है। अगर XA माइनस XO, XA माइनस XO मतलब XA माइनस XO मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ले लेते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं इसको चेंज करके कि EA, if EN of A minus EN of O, इस तरह से है। तो EN of A minus EN of O if greater than 2.3, if greater than 2.3 then this will be basic oxide, then this will be basic oxide। ये क्या होगा? बेसिक। ठीक है ना, तब क्या होगा? बेसिक। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से समझो कि जो मेटल की इसकी EN क्या है? इसकी EN है 3.5। अगर 2.3 से ज्यादा चाहिए तो 2.3 से मतलब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम। अब यहां पर यूजुअली हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज यूजुअली लो, तो ये ऑटोमेटिकली 2.3 से क्या आ जाएगी? ज्यादा। अब इफ ENA माइनस ENO, मॉड लगा रहा हूं मैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो मैं चार्ज मेरे को साइड मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मैं मॉड लगा रहा हूं, वैल्यू चेंज। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 2.3, तो ये हो जाता है एम्फोटेरिक। ये क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या? ये नया वर्ड आ गया हमारे पास एकदम से। ये क्या हुआ सर? अभी तो एसिडिक होना चाहिए था, एम्फोटेरिक कैसे आ गया? तो एम्फोटेरिक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एम्फोटेरिक में क्या लिखा है ये समझने की कोशिश करना। एम्फोटेरिक में देखो क्या है, आपके एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट कैन एक्ट एज बोथ, एज एन एसिड ऑल्सो एंड एज अ बेस ऑल्सो। ये दोनों तरह से बिहेव करता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा EN इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.3 तो वो तो एम्फोटेरिक हो जाएगा, और उसके आसपास भी हो तो भी क्या होगा? एम्फोटेरिक। बट अगर इसका डिफरेंस बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है, तब दैट विल बिहेव एज एन एसिड। इसका डिफरेंस बहुत ही कम हो गया तो क्या बिहेव करेगा? एज एन एसिड। मतलब क्या है कि अगर 2.3 से ज्यादा तो बेसिक, 2.3 के आसपास मतलब 2.3 और 2.3 से थोड़ा सा नीचे 2.2 2.1 तो एम्फोटेरिक। और फिर अगर उससे और नीचे चले जाए, 2 से नीचे चले जाए, देन इट विल एक्ट एज एसिडिक। तब वो कैसे एक्ट करेगा? एज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना, ये बात समझ आती है? सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं। ठीक है ना। एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक इज
जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह। मतलब जब उसको एसिड में डालो तब वो बेस की तरह बिहेव करे, जब उसको बेस में डालो तो वो एसिड की तरह बिहेव करे। इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ए बॉन्ड है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है ना, मेरे पास ये है, और मेरे को इस बॉन्ड के बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक। तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये एसिडिक होगा बेसिक, ठीक है। सिंपल तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। पहली चीज, जब इसको एसिड की तरह टूटना होगा, डिसोसिएट करना होगा, तो कैसे टूटेगा बेटा, ये टूटेगा AO- प्लस H प्लस, ऐसे टूटेगा। जब इसको बेस की तरह टूटना होगा तो ये कैसे टूटेगा, तब ये टूटेगा A प्लस OH माइनस, है ना, इस तरह से टूटेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां पर ये करने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, और जब इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्या मैं कह सकता हूं, नहीं, हमें समझ नहीं आया तो कैसे करेंगे। अब देखो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और उसके थ्रू फिर इसको रिलेट करेंगे। आपके पास NaOH है ना, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज अ क्या है, बेस है ना, बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, बेस। अब जब मैं NaH को तोड़ता हूं तो NaH कैसे टूटता है बेटा, Na प्लस और OH माइनस, है ना। अच्छा, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम क्या है, मेटल, विच मींस क्या मैं कह सकता हूं कि मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम, मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी कम, ठीक है। और ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो आयंस की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो सोडियम ऑक्सीजन बॉन्ड था उसमें डेल्टा EN, जो सोडियम ऑक्सीजन बॉन्ड था उसमें डेल्टा EN काफी हाई था। क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल भी ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर पे आती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके डेल्टा EN ज्यादा है, विच मींस इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ रहेगी, ऑक्सीजन की तरफ, विच मींस ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, दो पोल जनरेट होना। हमने पढ़ा है ना, अर्थ इज अ पोलर, तो क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, वैसे ही बॉन्ड पोलर कब होता है, बॉन्ड पोलर तब होता है जब उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जनरेट हो जाएं, ठीक है, तो दैट इज बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड। तो अगर मैं ये बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और सोडियम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस बॉन्ड इज पोलर, हाईली पोलर, हाईली पोलर, ठीक है। वहीं पर तो ये जब बॉन्ड पोलर है, और चलो नेक्स्ट हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.2, और क्योंकि वो नॉन मेटल है, और सोडियम क्योंकि मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से हमेशा कम है, विच मींस डेल्टा EN, विच मींस डेल्टा EN, ध्यान समझना, इसका जो डेल्टा EN है, इसका जो डेल्टा EN है वो इसके डेल्टा EN से क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ आती कि नहीं आती, ये तो बात समझ आ रही, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। मैं ये देख रहा हूं कि इसका 3.5 है, 3.5 में सोडियम के EN से सेपरेट किया, 3.5 में हाइड्रोजन के EN से सेपरेट किया, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसका EN सोडियम के वाले से क्या होगा, ज्यादा, और अगर सोडियम वाले से ज्यादा हो तो ये वाला डिफरेंस इससे क्या होगा, ज्यादा। जहां पर डिफरेंस ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा, और उधर उसकी पोलैरिटी ज्यादा, तो वही मैंने कहा था कि जिसकी पोलैरिटी ज्यादा वो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, वो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, सोडियम और OH वाला, ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड टूटता है, सोडियम और OH वाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर पोलैरिटी ज्यादा होती है वहां वाला बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, ठीक है। तो पोलैरिटी अगर इसकी ज्यादा है, इस बॉन्ड की ज्यादा है, तो आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा, AO बॉन्ड विल ब्रेक। और अगर पोलैरिटी इस बॉन्ड की ज्यादा है तो कौन सा ब्रेक होगा,
कौन सा ब्रेक होगा? OH बॉन्ड। कौन सा ब्रेक होगा? OH बॉन्ड। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। उसको क्या समझेंगे, ये आपकी ये एक चीज है, ठीक है ना, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। देखो ठीक है ना, एक डिफरेंट तरीके से समझते हैं। मेरे पास एक बॉन्ड है AOH, ठीक है ना, एक बॉन्ड है मेरे पास। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मेरे को इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो दो एलिमेंट, दो पार्ट्स बनेंगे, A प्लस और OH माइनस, ये दो पार्ट्स बनेंगे, है ना, A प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब अगर मेरे को A प्लस बनाना है, इफ आई वांट टू मेक A प्लस, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए। ये लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, तो जितने आसानी से लूज करेगा उतनी आसानी से ये OH लेके भागेगा इसको। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर A की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, अगर A की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो OH आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, और OH माइनस जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा तो तब उतनी ही जल्दी A प्लस और OH माइनस बने। ये बात समझ आती कि नहीं आती? तो वही चीज मैं कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ A इज लेस, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ A इज लेस, तो OH आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकता है, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकता है तो आपको क्या मिल जाएगा? OH माइनस और A प्लस। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल A किसकी लेस होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस होती है मेटल्स की, राइट? आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस किसकी होती है? मेटल्स की, अभी बात करी हमने, है ना। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस मेटल्स की है तो NaOH, यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला, क्योंकि सोडियम क्या कहेगा? सोडियम कहेगा यार मेरी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से ले जा और इस बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है। लेकिन उसी की जगह अगर यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, मतलब इधर देखो ध्यान से, आपके पास है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन को जाना है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन कार्बन तो नॉन मेटल है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देता, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देता, ठीक है। तो वो कार्बन के, ऑक्सीजन क्या कहता है, यार मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, कहीं से भी लाके दो, मेरे को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कहीं से भी लाके दो। तो यहां तो उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली थी, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली थी, यहां वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं छीन पा रहा है। तो अगर वो यहां कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं छीन पा रहा है तो बोलता है यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेरे को चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, तो मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, और हाइड्रोजन को निकाल के बना देता हूं, हाइड्रोजन को निकाल के बना देता हूं CO माइनस एंड H प्लस, ठीक है ना। एक और बॉन्ड होगा यहां पर, मैं सारा बॉन्ड को नहीं बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, CO माइनस एंड H प्लस। CO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने क्या कहा कि मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, मेरे को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों बॉन्ड्स में से एटलीस्ट एक बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, मेरे को दोनों एट सम पॉइंट ऑफ टाइम A और B मेरे पास बॉन्ड हैं, और मेरे को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ना है। तो डिपेंड करता है मैं किस बॉन्ड को तोड़ता हूं, ऑन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम, ऑन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। क्यों? क्योंकि अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो बेटा, ज्यादा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं OH को इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊंगा और चुपचाप बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस, ज्यादा हुआ, अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, तब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और हमने ये पढ़ा था जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो डिफिकल्टी से, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दे देता है। लेकिन जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बहुत डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, वो बहुत डिफिकल्टी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। तो जब अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मैं इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊंगा और OH माइनस बना दूंगा, मैं भी खुश, तुम भी खुश। लेकिन अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया, अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो ये मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, वो बोल रहा है मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल लूंगा और अपने पास O माइनस रखूंगा, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज एन एसिड,
कब? जब आपका ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में जो ऑक्सीजन या ए बॉन्ड में या ऑक्सीजन जो दूसरा एटम बॉन्ड है उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, अगर पोलैरिटी कम है, या मैं बोलूं कि जो एटम आपने लिया है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो दैट विल बी एन एसिड। वो कैसे बिहेव करेगा? वो हाइड्रोक्साइड कैसे बिहेव करेगा? एज एन एसिड। लेकिन वहीं पर अगर ये पोलैरिटी ए जो सेंट्रल मेटल और ऑक्सीजन के बीच की पोलैरिटी है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट सेंट्रल एटम इज लेस, ठीक है, तब दैट कंपाउंड विल एक्ट एज बेस, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, आसान कॉन्सेप्ट, ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है। हाइड्राइड्स के लिख लेते हैं। आपके पास NH3 है, आपके पास H2O है, आपके पास HF है, आपके पास PH3 है, आपके पास H2S है, आपके पास HCl है। और आप देखोगे तो दिस इज बेस, दिस इज एम्फोटेरिक, इट कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक, एंड दिस इज एसिडिक, ठीक है। ये होता है वीकली एसिडिक, ठीक है, वीकली एसिडिक, ये एसिडिक है और ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें हो क्या रहा है? एसिडिक का मतलब क्या है? अब देखो यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं? अक्रॉस द पीरियड, कहां पर लिखें इसको? ये आप ये देखो, ठीक है ना। तो ये यहां से नेक्स्ट लिखते हैं, तो हम यहां से इस तरह से डिड्यूस कर लेते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूं, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे, ठीक है, क्या होता है? हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है ना। अक्रॉस द पीरियड जाने पर हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जाने पर हाइड्राइड का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। अब मैं बात करूं जब तुम्हारे पास है HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? कभी बढ़ता है। तो आप कैसे भी जाओ हाइड्राइड्स में, अक्रॉस द पीरियड जाओ, डाउन द ग्रुप जाओ, हमेशा क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाइड्राइड, जहां अक्रॉस द पीरियड जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंपल स्ट्रक्चर कि अगर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर आपका, ठीक है ना, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करिए, और लास्ट हम इससे बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। आप एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कहता क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, और उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, दैट इज इट, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपके पास है लिथियम, आपके पास है मैग्नीशियम, ठीक है, आपके पास ये है। और जब हमने इन एलिमेंट्स को देखा तो हमने ये पाया कि जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर टू मैग्नीशियम, जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर टू एल्यूमिनियम, और बोरॉन की प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर टू सिलिकॉन, ठीक है। तो हमने पाया कि ये अपने ग्रुप वाले एलिमेंट से तो ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन ये दूसरे ग्रुप में डायगोनली जो दूसरा एलिमेंट है उससे ज्यादा सिमिलर है,
ठीक है, तो हमने कहा कि दिस relationship will known as diagonal relationship. Why? Because they are showing similar properties with the diagonal element that is present with them. ठीक है, तो डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखती हैं। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ होता है, बट प्रोमिनेंटली सिर्फ इन दो के साथ होता है। ठीक है, इन दो के साथ ये प्रोमिनेंटली दिखता है, बाकी सबके साथ ये बहुत कम अमाउंट में दिखता है कि एक प्रॉपर्टी सेम हो गई, इसमें काफी ज्यादा कुछ काफी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है ना, होता क्यों है? बेसिक सा फंडा ये बोला जाता है कि ये होता है चार्ज अपॉन साइज के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आयनिक पोटेंशियल। तो बिकॉज ऑफ द आयनिक पोटेंशियल या फिर चार्ज अपॉन साइज का जो रेशो है इनका सिमिलर हो जाता है। ठीक है ना, आयनिक पोटेंशियल या चार्ज अपॉन साइज का जो रेशो है इनका सिमिलर हो जाता है, इस वजह से इनका जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाती है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ग्रुप से ना मिलते हुए डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका उनसे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो प्रॉपर्टीज काफी हद तक इन दोनों में तो बहुत प्रोमिनेंट है, बाकी सब में बहुत ही कम अमाउंट में एक दो प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका रीजन क्या है कि आयनिक पोटेंशियल या फिर मैं बोल देता हूं चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप, तो आप सीधा क्या बोलेंगे? आयनिक पोटेंशियल या चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ठीक है ना, आपको यही बोलना होगा। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। इसका ध्यान रखिएगा कि जो हम डायगोनल रिलेशनशिप में पढ़े हैं, ठीक है, इसको एक बार रीड कर दिएगा। थ्योरेटिकल है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो एक बार आप रीड कर लें, दैट इज इनफ फॉर योर मेंस। उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और एडवांस में तो कभी पूछा नहीं जाता और नीट में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इस चीज का टेंशन नहीं लीजिए, बस वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे कि किस रीजन की वजह से होता है आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, दैट इज द रीजन बिहाइंड द डायगोनल रिलेशनशिप, दैट इज ओनली रीजन बिहाइंड आयनिक रिलेशनशिप। So this is what is all about periodic table, यही periodic table का पार्ट है। ठीक है ना, and now we'll be ending periodic table. Hope आप लोगों को समझ आया। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो डेफिनेटली आप क्लियर करें। ठीक है, ऑन टाइम क्लियर करें ताकि आगे चलकर आपको डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, ये स्टार्टिंग था केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्लियर रखें, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, और जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दैट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और आप आसानी से उस टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू लेक्चर।